जी न्यूज़ पोर्टल देख रहे सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और आज है तारीख 3 और बार है सोमवार। मई शुरू हो गई और गर्मी अच्छी खासी है। मौसम में भी हालांकि परिवर्तन है थोड़ा बहुत, कि एक दो दिन से ऐसा देखने को मिला है कि शायद शाम के टाइम थोड़ी सी आंधी भी आई है, बूंदाबांदी भी हल्की सी देखने को मिली है। लेकिन कुल मिला कर के है कि मौसम में जो सबसे ज़्यादा कहर डारा है ना, वो तो कोरोना डारा है। इसके अलावा और कोई है ही नहीं। दिन भर की अपडेट और तमाम खबरों की अगर हम बात करें तो बहुत कुछ है कहने सुनने को। सबसे पहले तो सूबे के जो मुखिया हैं, मुख्यमंत्री सीएम गहलोत साहब, उनको हम जन्मदिन की शुभकामनाएं देंगे। और दूसरी बात कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस भी है आज। तो लोकतंत्र का जो सबसे महत्वपूर्ण और चौथा स्तंभ जिसको कहा जाता है, उसके जितने भी पत्रकार भाई हैं जो दिन रात घूम करके अपनी जान जोखिम में डाल करके और हर छोटी बड़ी खबर आप लोगों तक पहुंचाते हैं, उन सबको भी हम सलाम करते हैं। और एक नई चर्चा, एक नई बहस और शुरू हुई है कि क्या पत्रकारों को फ्रंट लाइन वॉरियर्स या कोरोना वॉरियर्स नहीं माना जाना चाहिए? क्या वो फ्रंट लाइन वर्कर नहीं हैं? इसको लेकर के आज जो राज्य के भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया जी, उन्होंने मुख्यमंत्री गहलोत को पत्र भी लिखा है कि जब मध्य प्रदेश सरकार फ्रंट लाइन वर्कर मान सकती है, उड़ीसा सरकार उनको फ्रंट लाइन वर्कर मान सकती है, तो राजस्थान सरकार क्यों नहीं पत्रकारों को फ्रंट लाइन वर्कर मानती है और उनको उसमें शामिल किया जाना चाहिए। तो एक बार फिर से सभी को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए अब शुरुआत करते हैं आज की खबरों की। क्या कुछ हलचल रही, क्या कुछ वो रही। लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि फटाफट खबरों को शेयर करें, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें। क्योंकि इन दिनों क्या है कि मेरी भी तबीयत थोड़ी सी ऐसी चल रही है। तो जैसे कल हम नहीं आ पाए थे, परसों हमने लाइव करा था, आज हम लाइव कर रहे हैं। तो हम ये चाह रहे हैं कि बस वो जुड़ाव जो है ना आपका और हमारा, वो बना रहे। और जैसे जैसे तबीयत ठीक होती जाएगी हम ये सिलसिला कंटिन्यू जारी रखेंगे और दिन भर की तमाम अपडेट और खबरें आप तक पहुंचाया करेंगे। तो फटाफट आप शेयर करिए। पहले तो बात करते हैं राज्य स्तर की बड़ी खबरों की शुरुआत से। तो राज्य में कोरोना का जो कहर है वो बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है सर। अगर आज की बात करें तो टोटल जो आंकड़े हैं वो बढ़ करके हो चुके हैं 17,296 राज्य में, और 154 हुई है मौतें। लेकिन ये सिर्फ आंकड़े हैं। अगर हकीकत देखी जाए तो बहुत सारे ऐसे हिडन केसेस हैं कि जिनकी वजह से भी समस्याएं हुई हैं और वो सामने नहीं आ पा रही है। बहुत सारे छुपे केसेस ऐसे हैं कि जिनकी वजह से भी वो चीज़ें सामने नहीं आ रही हैं। कितने केसेस हैं, कितनी मौतें हो रही हैं, कितने पेशेंट हैं, ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो निकल करके सामने नहीं आ रही हैं या इनका रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन शायद आंकड़ा इससे कहीं ज़्यादा है। और जिन्होंने परिजन अपने खो दिए, जिन्होंने अपने घर वाले खो दिए, जिन्होंने अपनों को खो दिया इस कोरोना में, उनके लिए तो ये आंकड़ा नहीं है सर, बल्कि एक दुखांतिका है। तो ये मामला बढ़ता जा रहा है। अगर टोटल बात मैं करूँ तो मैं आपको एक आंकड़ा आज बड़ा चौंकाने वाला है जो अब तक का रेशो निकल करके सामने आया है कोरोना का। 6,51,247 कुल मामले अब तक राजस्थान में आए हैं। 6,51,247 अब तक कुल मामले आए हैं और 4,712 मौतें अब तक कोरोना से प्रदेश में हो चुकी है इस दूसरी लहर के अंतर्गत। वहीं ठीक होने वालों का आंकड़ा कम है, लेकिन लोग अब रिकवर हो रहे हैं, ठीक हो रहे हैं, अपने घर जा रहे हैं और घर पर रह कर के जो इलाज करवा रहे हैं उनके कम से कम रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं। तो उसकी अगर मैं बात करूं तो 11,949 लोग ऐसे हैं जो अब तक रिकवर होकर के, ठीक होकर के अपने घर जा चुके हैं। फिलहाल प्रदेश में 1,94,371 एक्टिव केस हैं। ये 6,51,000 के बाद है। मैं बता रहा हूँ जो कि 6,51,000 में से जो ठीक हो गए वो चले गए और 1,94,371 वो हैं जो एक्टिव हैं, जिनका इलाज चल रहा है। ठीक है। और अजय जी, हमारा सभी दर्शकों से कहना है, छोटी मोटी बीमारी के लिए अस्पताल ना जाएं और अपना डॉक्टर की सलाह पे ही फ़ोन से बात कर सकते हैं, या वैसे और घर पे रह करके ज़्यादा बेहतर ट्रीटमेंट आप ले सकते हैं। बिल्कुल बेवजह, ये हम पहले भी आपसे अपील कर चुके हैं कि बेवजह अस्पतालों पर कोई दबाव न डालें। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें। चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। और गहलोत ने आज अपना दर्द बयां किया। गहलोत सरकार चिंतित ज़रूर है, लगातार बीसीबी कर रहे हैं, मगर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार को, हमने पहले भी ये कहा था और फिर यही कहेंगे कि शायद सरकार ने निर्णय लेने में अभी भी बहुत देर कर दी, या जो निर्णय लिया गया है उस निर्णय पर गौर ज़्यादा नहीं किया गया।
आप देखिए 12 बजे तक आप जब कर रहे हैं कि भाई संपूर्ण लॉकडाउन है 17 मई तक, लेकिन उसके बावजूद भी 12 बजे तक बाज़ारों में अच्छी खासी भीड़ है सर। लोग सड़कों पर निकल रहे हैं। सब्जी मंडी का सूरत हाल आज पदम जी ने दिखाया था। पदम जी क्या हालत थे? बिल्कुल लॉकडाउन का कोई पालन नहीं हो रहा है। लोग बाग इतने वैसे हो गए हैं, प्रशासन के अधिकारी बार बार रोडों पे घूमने के बाद भी, फ्लैग मार्च करने के बाद भी आम पब्लिक मतलब क्या है, इसको मजाक समझ रहा है। और जिस व्यक्ति से पूछो जिस परिवार में मौतें हो रही हैं या पॉजिटिव केस आ रहे हैं, उनसे पूछना चाहिए। आप ऐसा ना करें, बिना मतलब के ना घूमें। नहीं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब लोगों के पास भी एक दोहरी समस्या आ गई। लॉकडाउन तो पहले भी लगा था पदम जी, लेकिन पहले आप देखिए कि पिन ड्रॉप साइलेंट था, एक पत्ता तक नहीं हिला और लोगों ने उस गाइडलाइन का बखूबी पालन किया। डोर टू डोर लोगों तक सामान भी पहुंचा। इस बार आप देखिए कि आप कह रहे हैं कि नहीं, सख्ती भी है और पालना भी आपको करवानी है, तो ये किस तरह का लॉकडाउन है? जी प्रशासन बिल्कुल, मैं एक कल भी सच बताना चाहूँगा, क्योंकि प्रशासन एक सिर्फ चालान करने तक या रसीद काटने तक सीमित रह गया। इसके अलावा नहीं, वही एक चीज़, हाँ बिल्कुल नहीं हो रही। वही चीज़ एक निकल करके सामने आ रही है कि आप सख्ती क्या किसको रहे हैं, ये समझ नहीं आ रहा। आप देखिए, अच्छा एक चीज़ और जो बड़ी हास्यास्पद मुझे लगी और उसके पीछे मुझे कोई लॉजिक नज़र नहीं आता कि आपने पेट्रोल पंप बंद कर दिए, जबकि ये आपातकालीन सेवाओं में आते हैं। पदम जी, पेट्रोल पंप बंद करना, जबकि पिछले लॉकडाउन में भी पेट्रोल पंपों को बंद नहीं किया गया था। अजय जी थोड़ा सा इससे क्या कंट्रोल होगा, क्योंकि जो लोग बिना मतलब के घूमते हैं ना पेट्रोल के नाम पे, भरवाने के नाम पे, तो एक समय सीमा भी होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर पेट्रोल के नाम पे। लेकिन पदम जी, जब आप संपूर्ण लॉकडाउन ही लगा देंगे तो लोग बाहर निकलेंगे ही क्यों? आपने एक तरफ छूट भी दे रखी है, आप प्रशासन से कह रहे हैं कि सख्ती भी करें। आप देखिए, कल मेरे पास में तौसीफ खान नाम के एक दर्शक है हमारे, जिन्होंने एक चालान की रसीद काटी थी कि साहब MB एक्ट में, मैं हॉस्पिटल से ड्यूटी करके आ रहा था, MB एक्ट में मेरी गाड़ी को रोक करके और मेरे खिलाफ कार्रवाई की गई और मेरी रसीद काट दी गई। जी बिल्कुल, वो शायद बड़ी उदय के रहने वाले हैं और वो गलत रसीद काटी गई, क्योंकि वो अस्पताल के कर्मचारी हैं। बिल्कुल, और वो ड्यूटी करके आ रहे हैं सर। कम से कम इस समय तो आप मानवता दिखाएं। पुलिस प्रशासन से हमारी ये रिक्वेस्ट है कि कृपया इस तरह के जो केसेस हैं उसका तो कम से कम ध्यान रखें। आप जो लोग बिना वजह घूम रहे हैं, बेवजह घूम रहे हैं, आप बेझिझक उनके खिलाफ कार्रवाई करिए। लेकिन सर, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फ्रंटलाइन वर्कर्स के रूप में काम कर रहे हैं, दिन रात अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, और आपने वहाँ इतनी भी मानवता, और वो भी MB एक्ट में। इस समय तो MB एक्ट में आप कोई कार्रवाई कर ही नहीं रहे हैं। हमारे पास तो कोई एग्जाम्पल ऐसा नहीं है। फिर आपने उनके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई क्यों की, जबकि वो अपनी ड्यूटी से आ रहे थे और आपने उनका चालान काट दिया? और सबसे बड़ी बात तो अजय जी, कई बार हमने देखा, अभी आज भी देखा, कल भी देखा, जो सामान लेकर आ रहे हैं, जा रहे हैं, उन वाहनों का भी चालान कर रहे हैं। कम से कम उनका, जबकि परिवहन और ट्रांसपोर्टेशन जो है उस पर कोई गाइडलाइन या कोई इस तरह की रोक नहीं है अभी भी। वो सब चल रही हैं, बसेज चल रही हैं, सवारियाँ आ रही हैं, जा रही हैं, ट्रेनें बाकायदा चालू हैं। फिर तो कई चीज़ों में प्रशासन को सोचना पड़ेगा, और ये जो दोहरा रवैया जो प्रशासन अपना रहा है ना सख्ती के नाम पर, ये गलत है सर। कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन को मानवता भी दिखानी पड़ेगी और एक अच्छा उदाहरण भी समाज के सामने पेश करना पड़ेगा, जो पिछली बार लॉकडाउन में पुलिस ने किया था। लेकिन इस बार शिकायतें ज़्यादा आ रही हैं, तो इस पर गौर करना पड़ेगा। गहलोत साहब, सबसे बड़ी बात ये, एक मेडिकल में मेडिकल के दुकानदार ज़्यादातर कुछ दुकानदार है वो कालाबाजारी में जुटे हुए हैं। जो ज़रूरत की चीज़ हैं वो उनमें कालाबाजारी, कोई रेट ही फिक्स नहीं है। ऑक्सीमीटर ले लो या अन्य जो सामान काम में आते हैं, उनकी बहुत भयंकर कालाबाजारी की जा रही है। नहीं, बिल्कुल, ये शिकायतें भी लगातार आ रही हैं। तो इनके बारे में तो विधायक महोदय से भी जब सवाल किया था तो उन्होंने कहा था कि अब इनके बारे में तो क्या कहा जाए, लेकिन हम तो यही कहेंगे कि ईश्वर इनको जल्द से जल्द उठा ले तू। प्रशासनिक अधिकारियों से मिलकर एक जी न्यूज़ पोर्टल एक मुहिम चलाएगा और एक स्टिंग ऑपरेशन चलाएगा ज़रूर। नहीं, बिल्कुल, हम अब लगातार फील्ड में सक्रिय होकर के और इन चीज़ों पर गौर ज़रूर करेंगे। तो ये चीज़ें हैं। मुख्यमंत्री गहलोत के बारे में मैं आपको बता रहा था कि आज उन्होंने अपने संबोधन में काफ़ी दर्द बयां किया, और उनका ये कहना था कि जितना कुछ सरकार कर सकती है अपने लेवल पर, उतना कर रही है सरकार। आज उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बात भी की, और बात करके और अपना दर्द बयां किया। जो परिस्थितियां इस समय राज्य में चल रही हैं वो बताई हैं। ऑक्सीजन को लेकर के जो मारामारी चल रही है, या रेड सेमरी जो इंजेक्शन है उसको लेकर के जो चल रही है मारामारी, उसको लेकर के उन्होंने अपना दर्द बयां किया। ऑक्सीजन की सप्लाई सेंटर लगातार कर भी रहा है। देखिए दोस्तों, सोशल साइड इस समय इतनी एक्टिव है कि लगातार अफवाहों का बाजार भी बड़ा गर्म रहता है। खबरें
बना करके खबरों को एडिट करके और जिस तरीके से पेश किया जाता है सिक्के का एक पहलू, वो भी गलत है। मेरा ये मानना है, और हम जब खबरों की तथ्य तक जाते हैं, उनकी जांच करते हैं, तो पता चलता है कि केंद्र और राज्य मिल करके इस बीमारी से जूझ तो रहे हैं, लड़ तो रहे हैं, संघर्ष तो कर रहे हैं, लेकिन शायद वो सामंजस्य नहीं बैठा पा रहे। 5 टैंकर आज और अलॉट किए हैं केंद्र सरकार ने ऑक्सीजन के, लेकिन अब राज्य सरकार कह रही है कि हमारे पास में ऑक्सीजन लाने के लिए अतिरिक्त टैंकर ही नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था नहीं है। जबकि ये जिक्र मैंने परसों भी किया था कि जब सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में सवाल पूछा था, तो केंद्र सरकार के जो वकील हैं उन्होंने कहा था कि साहब, जितना मांगा जा रहा है ना ऑक्सीजन, उतना राज्यों को दिया जा रहा है, लेकिन राज्यों के पास में ट्रांसपोर्टेशन, इसके परिवहन की व्यवस्था ही नहीं है। तो ये गौर करना पड़ेगा राज्य सरकारों को। फिर भी हम सूबे के मुखिया से इतना ही कहेंगे कि सर, अब तक जो प्रयास आपने किए हैं अच्छे हैं, लेकिन उम्मीद ये करते हैं कि आपके जनप्रतिनिधि लोगों के बीच में रह करके और शायद लोगों की मदद करें तो ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। जिस तरह आपने प्रशासनिक अधिकारियों को पाबंद किया, इसी तरह जनप्रतिनिधियों को भी पाबंद करें कि वो अपने लोगों के बीच में रहें, उनके दर्द को समझें। ये नहीं हो पा रहा। 25 सांसद राजस्थान से हैं साहब, लेकिन क्या कोई भी एक ऐसा सांसद नहीं है जो बड़ी पहल करे? हमारे यहाँ के जो सांसद हैं जौनपुरिया जी, उनके बड़े फ़ोटो चर्चा में रहते हैं साहब। बेजुबान जानवरों को केले खिला रहे हैं, बंदरों को ये खिला रहे हैं, जो जिंदा हैं उनके लिए तो कुछ कर दें साहब। ये जो आपका जो लोकसभा क्षेत्र है, इसके लिए हालांकि आज मैंने पढ़ा था कि उन्होंने 17 लाख रुपए। अब वक्त ये है कि धरातल पर कौन सी चीज़ें एग्जीक्यूट करनी है, कौन से सामान की कमी आ रही है, उसकी पूर्ति कैसे की जाए। ऑक्सीजन की कमी आ रही है। आप दिल्ली में बैठते, कम से कम यहाँ पे ऑक्सीजन की पूर्ति तो कराएं। और आप तो वैसे भी बहुत बड़े उद्योगपति हैं साहब, और टोंक और सवाई माधोपुर लोकसभा क्षेत्र जो है उसमें पहल नज़र नहीं आ रही। तो ये है, अपना दर्द बयां किया है मुख्यमंत्री गहलोत ने। चलिए चलते हैं राज्य से अगली बड़ी खबर की तरफ। जी, हम प्रशासनिक अधिकारियों से कहना चाहेंगे, पुलिसकर्मी और प्रशासन के बीच में एक सामंजस्य रहना जरूरी है, क्योंकि हमने जब कल सामंजस्य की कमी महसूस की सब्जी मंडी के अंदर। सब्जी मंडी क्योंकि शनिवार को भी बंद थी और रविवार को भी बंद करवा दी गई पुलिसकर्मियों के द्वारा। हाँ, 2 दिन का जो वीकेंड कर्फ्यू था, जबकि सब्जी मंडी को खुलना था रविवार को। लेकिन पुलिसकर्मियों ने जैसे वो सब्जी मंडी वाले पहुंचे, उनके चालान 8-10 के चालान कर दिए और डंडे देके उनको भगा दिया गया। फिर जी न्यूज़ पोर्टल ने अपने ऐसे हिसाब से लाइव वार्ता की सुबह, तो उनके साथ क्या खुलेगा क्या बंद करेगा, कुछ गफलत है इसमें। तो एसडीओ साहब ने क्लियर किया कि बराबर सब्जी मंडी आज खुलेगी 6 से 11 बजे तक। फिर हमने जाके दीवान जी से, जो मंडी के अध्यक्ष हैं, उनसे बात की कि भाई मंडी आप खोल सकते हो, नहीं सोमवार को ज़्यादा अफरी तफरी मचेगी। और फिर बाद में हम मंडी में जाके भी कुल मिलाकर के वो जो सूचनाओं का आदान प्रदान है ना प्रशासन और पुलिस के बीच में, वो भी सही नहीं है। और ये असमंजस की जो स्थिति है ना, ये आज से नहीं है, ये शुरू से चल रही है, जब से राज्य सरकार ने लॉकडाउन लगाया है। लॉकडाउन है भी और लॉकडाउन नहीं भी है, सख्ती से पालना करवाई जाए। अब सख्ती क्या है ये समझ नहीं आ रहा, क्या खुलेगा क्या बंद होगा ये समझ नहीं आ रहा। सारी चीज़ें तो खुली हुई हैं, फिर बंद है क्या? जो स्टाफ में चौराहे पर जो चालान करते हैं, उनको यही पता नहीं है कि जो सामान लेके आ रहा है, जा रहा है, बिल्कुल लोडिंग वाहन है बाहर का, उन्हीं की चालान कर रहे हैं, जबकि है ही नहीं ऐसा। तो कई चीज़ें हैं जिन पर प्रशासन को और सरकार को गौर करना पड़ेगा। चलिए राज्य की बड़ी खबर और अगली खबर की तरफ मैं आपको बता देता हूँ। राज्य के अभिभावकों को लगा है सुप्रीम कोर्ट से झटका, और झटका ये लगा है कि हाई कोर्ट के पिछले फैसले को रद्द करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि अभिभावकों को पिछले साल की जो फीस है वो 100% विद्यालयों को देनी पड़ेगी। इंतज़ार कर रहे थे अभिभावक और लगा था कि शायद राहत मिलेगी, क्योंकि हाई कोर्ट ने कहा था कि 70% या 60% फीस अभिभावकों को जमा करानी है, यानी ट्यूशन फीस। अब उसके बाद याचिकाएं लगाई गई, मिन्नतें की गई। सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी आदेश जारी कर दिया था, लेकिन फैसला सुरक्षित रखा था। और इस फैसले पर आज मोहर लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बिल्कुल 100% फीस देनी पड़ेगी अभिभावकों को। आगे क्या होता है वो देखने का विषय ज़रूर है, लेकिन अभी तो विद्यालय बंद हैं और बच्चे घरों में कैद हैं। राज्य की अगली खबर, प्रदेश में नई गाइडलाइन का आज पहला दिन था और पुलिस ने आज सख्ती दिखाई। ऑन स्पॉट लोगों को पकड़ा, जांच भी करवाई और क्वारंटाइन भी उनको किया गया। बहुत सारों को गाड़ियों में भर भर के और पहुंचाया गया, जेलों में, थानों में पहुंचाया गया अंदर, और सख्ती दिखाई गई। ज़रूरी थी सख्ती, लेकिन इस सख्ती का दूसरा पहलू भी ज़रूर देखना पड़ेगा कि
सामंजस्य बैठाना पड़ेगा पुलिस को और प्रशासन को कि एक्चुअली में क्या बंद है और क्या खुला हुआ है। ये दोनों के बीच में तालमेल होना बहुत ज़रूरी है। चलिए, तो ये राज्य की बड़ी खबरें थी। अब चलते हैं भरतपुर की तरफ। भरतपुर से क्या कुछ बड़ी खबरें हैं, तो भरतपुर में भी लगातार कोरोना का जो कहर है वो बढ़ता जा रहा है। अस्पतालों में उतनी व्यवस्थाएं हैं नहीं, ऑक्सीजन की, इंजेक्शन्स की मारामारी चल रही है, स्टाफ ज़्यादा है नहीं, कम रिसोर्सेज में इस समय मेडिकल स्टाफ काम कर रहा है 24/7। इसमें कोई शक नहीं है कि मेडिकल स्टाफ जो है वो दिन रात मेहनत करके और एक एक मरीज़ को संभाल रहा है। अच्छा जी, बिल्कुल मेडिकल विभाग का प्रत्येक कर्मचारी छोटे बिल्कुल जी जान से लगा हुआ है। आज इसके चक्कर में गंगापुर सिटी में एक स्वास्थ्यकर्मी की मौत भी हुई है। हाँ, जो राजकीय चिकित्सालय में कार्यरत थे उनके बारे में हम आपको जानकारी देंगे जब हम गंगापुर सिटी की खबर आपको बताएंगे। भरतपुर के बयाना में प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए चोरी छिपे सामान बेचते हुए 2 दुकानों को सील किया, उन पर जुर्माना भी लगाया है। मौके पर जब पुलिस प्रशासन वहां पहुंचा तो 19 ग्राहक दुकान के अंदर मौजूद थे। रेडीमेड के कपड़ों की और दुकान थी ये, तो वहां जाकर के पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई की है और 5-5 हज़ार रुपये का दोनों दुकानों पर जुर्माना भी लगाया है और दोनों दुकानों को आगे आने वाले 72 घंटे के लिए सीज कर दिया गया है। तो ये कार्रवाइयाँ भी लगातार प्रशासन के द्वारा की जा रही हैं। कामा में जन अनुशासन पखवाड़े की पालना में पुलिस ने सख्ती दिखाई और कई दुकानों को सील किया, लोगों के चालान भी काटे जो बिना वजह घूम रहे थे। डी के पानोरी गांव में आज एक शराबी ने शराब के नशे में मार ली खुद को गोली, और गोली मारने के बाद में गंभीर अवस्था में उसको भरतपुर रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में ही प्रेम गुजर नाम के इस व्यक्ति ने दम तोड़ दिया, उसकी मौत हो गई। और पुलिस जांच में आया है कि ये कोई गृह कलेश का मामला था और घर की किसी लड़ाई को लेकर के वो अवसाद में चल रहा था और शराब का भी आदी था और उसने अब खुद को गोली मार ली। अब चलते हैं धौलपुर की तरफ। धौलपुर से क्या कुछ खबरें हैं, तो जिले के ई मित्र संचालकों ने आज एक लेटर लिखा है मुख्यमंत्री गहलोत को और ये अपील की है कि साहब लगातार हम काम कर रहे हैं, क्योंकि सरकार की जो योजनाएं हैं वो जनता तक पहुंचाने का जो काम है, ब्रिज का जो काम है, वो ई मित्र संचालक कर रहे हैं। लेकिन ई मित्र संचालक भी लगातार संक्रमित होते जा रहे हैं, तो इनको भी, इनके आश्रितों को अगर कोविड के चलते इनकी मौत हो जाती है तो 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। ये मांग की है ई मित्र संचालकों ने, क्योंकि ई मित्र जो हैं वो लगातार अभी भी सरकार का सहयोग पूरी तरीके से कर रहे हैं। क्यों पदम जी? बिल्कुल, सरकार का एक पार्ट है वो, पूरी सरकारी कर्मचारियों का आजकल तो सारा ही काम ई मित्रों के माध्यम से हो रहा है। से ज़्यादा भीड़ भाड़ खत्म कर दी ई मित्र वालों ने। बिल्कुल, तो उन्होंने अपना दर्द बयां किया और मांगे उनकी। राज्य के सूबे के जो मुखिया हैं उनको लिखा है पत्र। डीएम जो हैं जिला कलेक्टर राकेश जायसवाल धौलपुर के, उन्होंने भारी पुलिस बल के साथ में आज फ्लैग मार्च किया और जन जागरूकता का लोगों को संदेश दिया, घर में रहें, सुरक्षित रहें, बिना वजह सड़कों पर ना निकलें, वरना पुलिस प्रशासन करेगा आपके साथ सख्ती। बाड़ी में कोविड चिकित्सालय में उस वक्त हड़कंप का माहौल मच गया जब चिकित्सालय के प्रशासन ने हाथ खड़े कर दिए, इलाज करने से कर दिया मना। दरअसल इसके पीछे वजूहत ये थे कि वहाँ हो गई ऑक्सीजन ख़त्म और मरीज़ लगातार आते रहे। ऐसे में वहाँ का जो प्रशासन था, चिकित्सालय का जो प्रशासन था, उसने निर्णय लिया कि अग्रिम आदेश आने तक या आगे कोई व्यवस्था होने तक अब इलाज हम नहीं करेंगे और उनको धौलपुर ज़िले में रेफ़र कर दिया गया जिला मुख्यालय के लिए, क्योंकि उनके पास ऑक्सीजन का अभाव था। तो इस तरह की जो खबरें हैं ये भी लगातार आ रही हैं। बाड़ी में जन अनुशासन पखवाड़े की धज्जियाँ भी उड़ी हैं, वो देखने को मिली है अव्यवस्थाएं वहाँ पर कि लोग किसी तरह की किसी गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं, मास्क है या सोशल डिस्टेंसिंग है। बाज़ारों में बेहताशा भीड़ है, लोग बिना वजह सड़कों पर निकल रहे हैं। आपको मैं बता दूं, धौलपुर ज़िले में 2658 जो मामले हैं संक्रमण के, उनमें से सबसे ज़्यादा यानी 775 मामले तो अकेले बाड़ी से हैं। उसके बावजूद भी वहाँ किसी प्रकार की गाइडलाइन का पालन नहीं किया जा रहा है, ये बड़े अफसोस की बात है। अब चलते हैं करौली की तरफ। और कुछ दिन पहले एक खबर आई थी, आपने पढ़ी होगी, सुनी होगी, देखी होगी, मंडरायल से, कि मंडरायल में कांस्टेबल गोकुल शर्मा की पत्थरों से कुचल करके हत्या कर दी गई थी और उसका जो मुख्य आरोपी था संपत सिंह, वो तभी से फरार था। एसपी मृदुल कछावा के निर्देशन पर आज कार्रवाई करते हुए पुलिस ने उसे मध्य प्रदेश में दबोच लिया और गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। दरअसल आरोपी संपत सिंह ने अपने गमछे का इस्तेमाल करके उसमें पत्थर बांध करके और उससे फिर कांस्टेबल गोकुल शर्मा की हत्या की थी। तो बड़ी कामयाबी मिली करौली पुलिस को।
सांसद राजौरिया जो हैं वो कल दौरे पर रहे, चिकित्सालय का निरीक्षण किया। कोविड को लेकर के क्या अपडेट है, जिला कलेक्टर से और पीएमओ से इस बारे में बात हुई, सीएमएचओ से उन्होंने मुलाकात की, किन चीज़ों की आवश्यकता है, क्या व्यवस्थाएं बेहतर की जा सकती हैं, इनको लेकर के अधिकारियों के साथ में समीक्षा बैठक हुई। और जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, हमारा उनसे यही कहना है कि सर अब ये वक्त जो है ना, ये आकलन करने का नहीं है, क्योंकि आकलन जब आपको करना था ना, वो समय तो आपने गवा दिया। पिछले 1 साल से आकलन ही तो कर रहे थे आप लोग, तब जा कर के हम आज इस स्थिति में खड़े हुए हैं कि लोग मर रहे हैं और हम देख रहे हैं। लेकिन सिर्फ आकलन से काम नहीं चलेगा, धरातल पर अब इन चीज़ों को उतारना पड़ेगा कि हम स्वास्थ्य सेवाओं में कितना बेहतर इजाफा कर सकते हैं और क्या कुछ दे सकते हैं जिन चीज़ों की ज़रूरत है। अच्छा जी, हमारा सरकार से कहना है एसी में बैठकर कानून न बनाए और नहीं, वहाँ से काम नहीं चलेगा। वास्तविक जमीनी हकीकत को जानने के लिए ज़मीन पर जाना पड़ेगा आपको, काम करना पड़ेगा। क्योंकि जो सब्जी की दुकान है, हमने देखा परसों लाखों रुपए की किसान भाइयों की सब्जी खराब हो गई थी। अगर बंद करना था तो आपको पहले ही बता देते कि तो किसान भाई अपनी सब्जी लेके नहीं आते। वो उधर 2 दिन बराबर लगातार सब्जी सड़ती रही। तो हमारा सरकार से निवेदन है, गाइडलाइन ऐसी बनाए जो किसी को नुकसान ना हो। नहीं, सरकार शुरू से ही कंफ्यूज रही है। देखिए, केंद्र सरकार ने इस बार, आप लोग शेयर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, मुझे देखने दो आप कितने लोग शेयर कर रहे हैं। बहुत कम लोग शेयर कर रहे हैं सर, प्लीज़ शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। तो शुरू से ही आप जब से गाइडलाइन की बात करें, केंद्र सरकार ने इस बार पूरी तरीके से सुपुर्द कर दिया राज्य सरकारों के। राज्य सरकार चाहे उस हिसाब से अपनी लॉकडाउन की स्थिति को देख सकती है। सरकार ने लॉकडाउन लगाया, जबकि जितने एक्सपर्ट थे, चिकित्साकर्मी थे और जिनसे भी मुख्यमंत्री गहलोत ने बात की, हर अधिकारी ने, बड़े अधिकारी ने ये कहा कि जब तक संपूर्ण लॉकडाउन नहीं होगा तब तक हम इस चैन को नहीं तोड़ सकते। जबकि राज्य सरकार के ही कुछ मंत्रियों के द्वारा मुख्यमंत्री गहलोत को ये कहा गया कि अर्थव्यवस्था बिगड़ जाएगी साहब, आप संपूर्ण लॉकडाउन मत करिए, व्यापारिक गतिविधियां प्रभावित हो जाएंगी। और आज उसी का नतीजा है सर, ना तो आप संपूर्ण लॉकडाउन कर पाए, ना आप इस चैन को तोड़ पाए, ना आप व्यवस्थाएं सही कर पाए, और यथा स्थिति अभी भी वैसी की वैसी बनी हुई है। ये तो शुक्र अदा करो मेडिकल स्टाफ का, जो दिन रात मेहनत करके और अपनी व्यवस्थाओं को जैसे तैसे करके सुधार रहा है सर। लोगों के द्वारा भी इस बार ज़्यादा पहल कुछ की जी नहीं जा रही है। पिछली बार तो लोगों ने, देखिए आप, राशन सामग्री को लेकर के या घर घर सामान पहुंचाना या सामग्री पहुंचाना, उसको लेकर के लोगों ने पहल की थी। इस बार तो कोई भामाशाह या लोग भी सामने नहीं आए। सरकार से निवेदन करना चाहेंगे, 6 से 11 की जो छूट दे रहे हैं कि ये कोरोना चाय पीने चले जाता है क्या, और जबकि कितनी भीड़ होती है, भीड़ को कंट्रोल करने के लिए भी तो चाहिए ना। नहीं, भीड़, आपका उद्देश्य क्या था कि भीड़ रुके, आपने भीड़ बढ़ा दी, भीड़ बढ़ रही है। तो कुल मिलाकर के है कि राज्य सरकार शुरू से कन्फ्यूज थी, लगा कि शायद जादूगर की जादूगरी चलेगी। जादूगर ने जादूगरी चलाई तो सही, मगर लॉकडाउन के नाम पर नहीं, जन अनुशासन पखवाड़े के नाम पर। चीज़ वही थी सर, सिर्फ आपने नाम बदल दिया। अजी जी, रसीद काटने से कोरोना भाग जाएगा क्या? नहीं, वही चीज़ें जो है ना, वो वही समझ में नहीं आ रही कि आखिर इन चीज़ों का उद्देश्य क्या था। और सरकार को कहीं ना कहीं, हालांकि मैं आपको बता दूं, आज या कल में कोई बड़ा फैसला और हो सकता है। हमारे पास अंदर से ये खबर आई है कि शायद अब केंद्र सरकार कोई बड़ा फैसला ले सकती है सुप्रीम कोर्ट की दखलंदाजी के बाद में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों से और केंद्र सरकार से ये पूछा है कि आखिर ये कैसा लॉकडाउन है कि आप चैन नहीं तोड़ पा रहे हैं, भीड़ अभी भी उतनी ही है। तो इसको लेकर के केंद्र सरकार कोई ना कोई आज या कल में कोई नई गाइडलाइन जारी कर सकती है, और हो सकता है संपूर्ण लॉकडाउन अब केंद्र की तरफ से लगाया जाए, क्योंकि राज्य सरकारें शायद इसमें विफल रही हैं। जी, जब तक मेडिकल के जो संसाधन नहीं बढ़ाए जाएंगे, जब तक पाल नहीं पड़ेगी सरकार को, दोनों सरकारों को, नहीं बिल्कुल, हो या चाहे राज्य सरकार हो, दोनों को मेडिकल संसाधन बढ़ाने ही पड़ेंगे। और चैन तोड़ने के लिए आपको कहीं ना कहीं लोगों को रोकना पड़ेगा घरों में, बिल्कुल, इसके अलावा और कोई विकल्प आपके पास नहीं है। चलिए अब बात करते हैं सवाई माधोपुर जिले की। तो सवाई माधोपुर जिले में भी हालात अच्छे नहीं हैं। जिला मुख्यालय पर अव्यवस्थाओं का आलम ज़्यादा देखने को मिल रहा है। ऑक्सीजन की कमी है, मेडिकल स्टाफ की वहाँ कमी चल रही है। हालांकि जिला कलेक्टर ने मोर्चा संभाल रखा है। एसपी सुधीर चौधरी जी लगातार पुलिस प्रशासन के साथ में फ्लैग मार्च कर रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं, नियंत्रण करने का प्रयास कर रहे हैं भीड़ को, लेकिन आप भीड़ को नियंत्रण कर नहीं पा रहे हैं। और जिला मुख्यालय पर जो हालात सुधरने चाहिए वो नहीं सुधर पा रहे हैं। और अजय जी, मेडिकल की दुकानें भी बेकाबू हो चुकी है, और कुछ मेडिकल दुकानदार बहुत कालाबाजारी कर रहे हैं, उन पर कोई कंट्रोल नहीं है। ये खबरें लगातार चल रही थी और अभी भी चल रही हैं, कालाबाजारी की जो खबरें हैं।
अब बात करते हैं गंगापुर सिटी की, हमारे क्षेत्र से क्या कुछ खबरें हैं। तो फटाफट और शेयर करिए आप ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें। सबसे गंगापुर सिटी की सबसे बड़ी खबर तो आज दुख भरी जो खबर रही, वो जो अभी हमारे पास में ब्रेकिंग आई है कि राजकीय चिकित्सालय में रेडियोग्राफर के पद पर कार्यरत थे एक कर्मचारी, जिनका नाम है राम प्रसाद गुर्जर, महू कला के रहने वाले थे, और आज उन्होंने ड्यूटी भी की थी। ताज्जुब की बात यह है कि आज वो ड्यूटी पर भी आए थे, और फिर पता चला कि लगभग 2 बजे बाद में उनकी मौत हो गई, और शायद 40 या 42 साल की उनकी उम्र थी, और सामान्य चिकित्सालय में वो रेडियोग्राफर के पद पर कार्यरत थे। तो हमारी ओर से भी हम उनको नमन करते हैं, और उनके परिवार के साथ में हमारी संवेदनाएं हैं। ईश्वर उनको इस दुख की घड़ी में इस दर्द को सहन करने की शक्ति दे। और आम पब्लिक से हमारा निवेदन है, आप लोगों के पीछे ही वो स्वास्थ्यकर्मी और पुलिसकर्मी नहीं, बिल्कुल वो दिन रात जो कर रहे हैं प्रयास, वो आप ही के लिए लड़ रहे हैं इस लड़ाई को। और मैंने कहा, मैं फिर वही कहूँगा कि अगर मेडिकल स्टाफ जी जान से इस तरह में मेहनत नहीं करता तो शायद अच्छे रिजल्ट नहीं आते। गंगापुर सिटी की मैं अगर बात करूं, गंगापुर सिटी में हालात धीरे धीरे अब कंट्रोल में है, नियंत्रण में है, और उसकी सबसे बड़ी वजह एक तो ये है कि कुछ अच्छी पहल हुई है, कुछ नई पहल हुई है। एक तो यहाँ डॉक्टर की टीम अच्छा काम कर रही है। दूसरी बात ये है कि आज जब मैं हॉस्पिटल गया था तो मैंने देखा था कि जैसे ऑक्सीजन की कमी है तो ऑक्सीजन में एडोप्टर लगा करके और एक सिलेंडर से ही 2 से 3 मरीजों को ऑक्सीजन अब सप्लाई की जा रही है। तो जहाँ पहले एक मरीज़ के लिए एक सिलेंडर था, अब एक ही सिलेंडर पर 2 से 3 मरीजों को राहत मिल रही है। तो ये एक अच्छा काम हुआ है। दूसरी बात, आज एक और नई पहल हुई है, व्यापार मंडल चिकित्सालय जो है उसको भी अब कोविड सेंटर के रूप में बदल दिया है। यानी आप अपने दिखाएंगे तो आप राजकीय चिकित्सालय में ही, लेकिन वहाँ से आपको आपकी स्थिति के अनुसार राजकीय चिकित्सालय में भी आपका इलाज होगा, और आपको व्यापार मंडल जो चिकित्सालय है उसकी सेवाएं भी अब मिलेंगी। यानी एक और सेंटर बना दिया गया है व्यापार मंडल के रूप में। व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं, उनकी एक अहम भूमिका रही, जो उनको 42 बेड का वो दिया गया, 42 बेड दिए गए हैं। बिल्कुल, तो अच्छा है, लोगों को सुविधाएं मिले और राहत मिले। एक बार फिर हम दर्शकों को बताना चाहेंगे, यहाँ पे भर्ती नहीं होंगे, ये सरकारी अस्पताल से शिफ्ट वहाँ से शिफ्ट किए जाएंगे व्यापार मंडल चिकित्सालय में, और मैं यहाँ पे भर्ती नहीं होंगे। और बार बार हम तो इतना ही कह रहे हैं कि हॉस्पिटल जाने बहुत रेयर कंडीशन जब हो ना, तभी आप हॉस्पिटल जाइए सर, वरना घर पे रह करके आप अपना ट्रीटमेंट करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर है। डॉक्टर से संपर्क में रहें, घर रहें, सुरक्षित रहें। 15 दिन के लिए अपने आप को सिर्फ रोक दें, मैं आपसे कह रहा हूँ कोरोना अपने आप रुक जाएगा। चलिए, एक गंगापुर सिटी की हकीकत बता रहे हैं। शमशान गंगापुर में 3-4 शमशान है, दोस्त भाइयों, जगह नहीं है। या तो आप सभी सुधर जाओ जो फालतू में घूमने वालों, नहीं तो अंजाम शमशानों में जाकर देख सकते हो आप। चलिए, और आज जो दिखाया गया लाइव, उस लाइव में सब्जी मंडी का लाइव था। बड़ा ऐसा था साहब कि क्या कहें, और कह रहे हैं कि साहब लॉकडाउन है। अच्छा जी, ये कुछ 10-12 ठेले वाले हैं, उन्होंने व्यवस्था कर रखी है, बिल्कुल बीच रोड पे लगाते हैं आजू बाजू में, इनकी वजह से रास्ता जाम होता है। नहीं, बिल्कुल, और देख रेख करने वाला कोई भी नहीं। और इसके अलावा पदम जी देखिए, आप उदय मोड़ पर निकल जाइए या किसी भी, इस लॉकडाउन में अगर सबसे ज़्यादा तादाद या संख्या किसी की बढ़ी है तो वो सब्जी वालों की बढ़ी है, ठेले वालों की बढ़ी है, सबसे ज़्यादा नज़र आएंगे आपको। और वैसे भी देखिए, ये आम आदमी की ज़रूरत की चीज़ है, तो लोग उसको सबसे ज़्यादा अपने यहाँ रिजर्व रखना चाहते हैं, उसको सबसे अपने यहाँ रिजर्व रखना चाह रहे हैं कि साहब पता नहीं कब संपूर्ण लॉकडाउन लग जाए और खाने के लिए सब्जी ना मिल पाए। जरूरी थोड़ी है जी, हरी सब्जी डेली खाएं, दाल बना लो, कुछ भी बना लो, लेकिन जब रहेंगे नहीं तो काय की सब्जी खाओगे आप। चलिए, और नगर परिषद के द्वारा आज सैनिटाइज किया गया शहर की कई इलाकों को, कई क्षेत्रों को। सैनिक नगर वाला जो इलाका है, उदय मोड़ वाला जो इलाका है, उसको सैनिटाइज़ किया गया और नगर परिषद की गाड़ी के द्वारा। और ये एक अच्छी पहल की गई नगर परिषद के द्वारा, जिसकी मांग बार बार की जा रही थी। अब तो फॉगिंग की और रिक्वेस्ट है, अगर फॉगिंग करवा दें तो मच्छरों से भी निजात मिल जाए शहर के लोगों को। फॉगिंग की मशीन है जी, बिल्कुल ख़राब पड़ी हुई है। अच्छा, आज एक और पहल हुई, अब उसे आप जी न्यूज़ पोर्टल की पहल कह लें या लोगों की पहल कह लें। दरअसल क्या है, 3-4 दिन पहले मैं एक मेडिकल स्टोर की दुकान पर था, वहाँ एक औरत अपने एक बच्चे के साथ में आई थी दवाई लेने, और
दवाई जब उन्होंने ले ली, पहले अपनी दवाई ली, फिर अपने बच्चे की दवाई ली, तो उनके पास कुछ पैसे कम पड़ गए, तो उन्होंने कहा कि आप मेरी दवाई कैंसिल कर दीजिए, मगर मेरे बच्चे की दवाई दे दीजिए। मैं इस सारे माजरे को देख रहा था, तो मुझे लगा कि यार इसे दवाई की ज़रूरत तो है, पर इसके पास पैसा नहीं है। तो मैंने मेडिकल वाले से कहा कि आप ऐसा करिए, दोनों के पैसे मैं दे रहा हूँ, लेकिन आप इन्हें दवाई दे दीजिए। और वहाँ से मेरे दिमाग में एक सोच आई कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं सर, आप और हम, जो नेगेटिव से पॉजिटिव हो गए, अब इस बीमारी से बाहर निकल करके आ गए, या जिन्होंने अपने परिजनों को खो दिया, उनके लिए खरीदी गई दवाइयाँ वेस्टेज होती हैं, या फिर हम उनको वापस करके आते हैं और पैसा ले आते हैं। अगर वो दवाइयाँ किसी ज़रूरतमंद को मिले तो क्या उसे फ़ायदा नहीं होगा? और इसी चीज़ को सोच करके मैंने अपनी टीम से बात की, डिस्कस किया, और डॉक्टर्स से भी हमने बात की कि सर हम एक मुहिम चलाना चाह रहे हैं कि अगर आपके पास में दवाइयाँ बचती हैं या आपके पास में दवाइयाँ हैं, तो इन दवाइयों को आप मेडिकल स्टोर पर पहुँचाएँ। एक मेडिकल स्टोर निश्चित है, उसको आप दें, और वो उन गरीब लोगों को जिनको उन दवाइयों की ज़रूरत है लेकिन पैसा नहीं है, उनको देगा, तो डेफिनेटली राहत ज़रूर मिलेगी। अच्छा जी, एक चीज़ इसमें बताना चाहेंगे, गंगापुर सिटी का ऐसा कोई सा घर नहीं है जिसमें फालतू दवाई ना पड़ी हो? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल रहती है सर, बच जाती है दवाइयाँ, या हमने अपने परिजन को किसी को खो दिया तो वो दवाइयाँ भी बचती हैं। और अच्छा जी, डॉक्टर साहब 15 दिन की लिखते हैं, 5 दिन की लिखते हैं, तो पूरी दवा कोई ले नहीं पाता, और वो दवा घर में पड़ी पड़ी ख़राब रहती है। तो हमारा निवेदन है, उन दवाओं को फेंकें ना आप, और हमारी टीम को दे सकते हो वो। बिल्कुल। और इस मुहिम के बाद में बहुत सारे लोगों के कॉल हमारे पास में आए। किसी ने कहा कि सर मैं ऑक्सीजन में हेल्प करना चाह रहा हूँ। कोई अभी हमारे पास में शायद सीताराम जी, राधेश्याम जी गुजर हैं कुनक्टा से, उन्होंने मुझे फ़ोन किया था कि सर मैं भी अपना योगदान देना चाहता हूँ, बेड की व्यवस्थाएँ मैं करना चाहता हूँ हॉस्पिटल में। तो मैंने उनसे कहा कि देखिए, चाहे स्ट्रेचर हो, चाहे बेड हो, या जिस तरीके से भी हम लोगों की हेल्प कर सकते हैं हम करें और जुड़ें। तो बहुत सारे लोग अब धीरे धीरे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और उम्मीद ये करते हैं कि जो हम राहत दे सकते हैं लोगों को, वो अपनी तरफ से प्रयास ज़रूर करें। तो उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आज बात की जाए कोरोना के केसेस की, तो सवाई माधोपुर ज़िले में ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा केस आ रहे हैं सर, मैं आपको अच्छी तरीके से बता दूं। और ये जो शादियों की गाइडलाइन है ना, ये शहरों तक ही सीमित रही थी साहब। गांवों में तो जम के लोगों ने लुत्फ़ उठाया शादियों का। 200, 250, 300 की बारात खूब आई है, और खूब लोगों ने डीजे पर जम करके डांस किया है। कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, कोई मास्क नहीं। तो गांवों में जो पालना होनी चाहिए ना, वो नहीं हो पा रही है। और सबसे ज़्यादा केसेज इस बार 30% से ज़्यादा केसेज ग्रामीण क्षेत्र से आ रहे हैं। बौली, पीपलदा, गंगापुर सिटी के अगर आसपास की बात की जाए तो कोयला, खिरनी, जीवली, खंडार, बामनवा, सराय, यहाँ से बहुत सारे केसेज आ रहे हैं नए कोविड के। तो इन लोगों से, हाँ आप बताइए इसके बताना रक्तदान शिविर के बारे में। रक्तदान, बिल्कुल इस विषम परिस्थिति में रक्तदान की बिल्कुल, कल्लू जी हैं वो कह रहे हैं रक्तदान की तो बिल्कुल इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरत है सर। रक्त, प्लाज्मा, ये ऐसी चीज़ें हैं सर जिनकी हमेशा व्यक्ति को आवश्यकता रहती है। तो रक्तदान जो चल रहे हैं लगातार, वो भी अब एक अच्छी भूमिका इसमें निभा सकते हैं। युवाओं को आगे आना चाहिए, और वैक्सीन से ना घबराएं। सबसे बड़ी बात, इस चीज़ का ध्यान रखें, वैक्सीन ज़रूर लगवाएं सर। 18 वर्ष से ऊपर की जो वैक्सीन है उसमें अभी हमारा ज़िला शामिल नहीं किया गया है। जिन ज़िलों में सबसे ज़्यादा संक्रमण है अभी वहाँ वैक्सीनेशन चल रहा है। जल्द हमारा नंबर भी आएगा, रजिस्ट्रेशन करवाएं और अपना वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएं सर, अगर इस बीमारी से हमेशा के लिए निजात आपको पानी है तो। अच्छा जी, ये शराब की दुकान वाले बहुत कालाबाजारी कर रहे हैं, इसके लिए भी कमेंट। शराब की दुकानों की कंडीशन ये है साहब, और प्रशासन भी बहुत अच्छे तरीके से जानता है कि शायद एक बार तो हिंदुस्तान में दूध की सप्लाई रुक सकती है, मगर शराब की सप्लाई नहीं रुक सकती। आप कितना ही लॉकडाउन लगा लो। क्या गंगापुर में अब शराब नहीं मिल रही? मिल रही है। और अगर आपको लेनी है, अब वो शटर के आगे से दे रहे हैं कि पीछे से दे रहे हैं, ऊपर से दे रहे हैं कि नीचे दे रहे हैं, लेकिन शराब मिल रही है साहब। और जब आपको इमरजेंसी में ज़रूरत है तो बेधड़ल्ले से बेलगाम होकर के वो लोग ब्लैकमेल भी कर रहे हैं। बिल्कुल ब्लैक मार्केटिंग चल रही है शराब की, कालाबाजारी चल रही है। दामों को लेकर के तो ये विभाग हमेशा से ही सुर्खियों में रहा है कि प्रिंट रेट से अधिक कीमत पर बेची जा रही है, और इस वक्त तो वैसी बल्ले बल्ले है उनकी, क्योंकि शराबी को शराब चाहिए और उनको पैसा चाहिए, तो मनमाना दाम वसूल रहे हो। नहीं, आबकारी विभाग तो पहले भी सोता ही था, आबकारी विभाग तो हमेशा ही सोता रहेगा। और सबसे बड़ी बात है, जो है ही आबकारी विभाग वो तो नशे में रहना ही है, तो खुद नशे में है।
तो वो है। और एक चीज़ और, जितने भी हमारे दर्शक इस समय देख रहे हैं, कल से हाँ जी, और ज़्यादातर बहुत शिकायत आ रही है। डॉक्टर अपने घर पर ही मरीजों को देखते हैं, हॉस्पिटल तो आते नहीं। कुछ डॉक्टर हैं ऐसे। बाल सिंह जी, मेरे ख्याल से मैं जब भी हॉस्पिटल गया हूँ मुझे डॉक्टर वहीं मिले हैं, और अगर ऐसे कोई डॉक्टर हैं तो ये बड़ी शेमफुल बात है, शर्मनाक बात है। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, इसमें एक कन्फ्यूज़न और है। कई बार जो डॉक्टर रात को ड्यूटी देते हैं वो दिन में हॉस्पिटल नहीं जाते, तो वो दिन में अपने क्वार्टर पर या कहीं भी मरीज़ को अगर देखते हैं तो उसे हम इसमें शामिल ना करें। बाकी डॉक्टर्स की जो टीम गंगापुर में इस समय लग रही है वो मेरे ख्याल से ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं और पूरी मेहनत के साथ और संजीदगी के साथ में काम कर रहे हैं, तो ये बात है। हाँ, तो मैं एक चीज़ और अब आपको जाते जाते बताना चाह रहा था कि कल से हम किसी कॉलर से जुड़ेंगे हर रोज़। अच्छा जी, और आपने एक शब्द बोला, जाते जाते एक चीज़ बताना चाह, कहाँ जा रहे हो? अब लौट के तो वापस घर ही जाना है, बाकी और कहीं जाने का इरादा भी है नहीं। और लोगों की शुभकामनाएं और दुआएं अपने साथ हैं। पदम जी, आपको और हमको लोग बहुत इज्जत, सम्मान और प्यार देते हैं और शुभकामनाएं देते हैं, और कहते हैं दवाओं से ज़्यादा काम करती है दुआएं। आप देखिए, आप कितनी मेहनत करते हो, दिन रात आप घूमते हो, आपको डर नहीं लगता? डरना तो कोई कभी सीखे ही नहीं अपन। मौत तो कभी न कभी आनी है, ये तो निश्चित है। जिसने जन्म लिया उसकी मौत निश्चित है, लेकिन काम ऐसे करो इंसानियत के, जो कम से कम दुनिया याद तो रखे, और कम से कम अपनों को संतुष्टि तो होनी चाहिए कि अपन ने इंसान का जन्म लिया है, और मरने के बाद में मुझे तो संतुष्टि है बराबर। अगर मर भी जाऊँ तो मुझे संतुष्टि है। मरने के बाद मैं सोचूंगा कि कुछ अच्छा करके, कुछ अच्छा तो करा। इंसान का जन्म लिया तो इंसानियत तो निभानी चाहिए। चलिए, वही बात है कि ज़िंदगी जिंदा दिली का नाम है और मुर्दा दिल का खाक जिया करते हैं, तो वही बात है। जानवर थोड़ी इंसानियत निभाएगा। तो मैं कल से जो आपको पहल बता रहा था वो ये बता रहा था कि ऐसे दर्शक हमारे जो नेगेटिव से पॉजिटिव हुए हैं हाल ही में, जिन्होंने उस दौर को देखा है और वो एक्सपीरियंस झेला है, वो उनमें से प्रतिदिन एक कॉलर को हम लिया करेंगे सीधा, और वो अपना एक्सपीरियंस, लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं वो कॉल के ज़रिए हम तक पहुंचा सकते हैं और हमारे दर्शकों तक पहुंचा सकते हैं। तो ये ध्यान रखना आप, कल दिन में 12 से 1 बजे के बीच में पहले मुझे आप कॉल करेंगे, उनमें से रेंडमली हम सेलेक्ट करेंगे किसी एक कॉलर को। सभी का नंबर लेना या सभी से बात कर पाना संभव नहीं है, तो 12 से 1 बजे तक आप मेरे फ़ोन पर मुझे फ़ोन करिए, मैं आपसे बात करूंगा, आपके बारे में जानकारी लूँगा, और उसके बाद फिर मैं आपका उनमें से एक व्यक्ति को सेलेक्ट करके, और फिर कल से हम उस कॉलर से बात करवाएंगे हमारे दर्शकों की। तो आप बेझिझक अपना जो एक्सपीरियंस है वो हमारे दर्शकों के साथ और हमारे साथ शेयर ज़रूर करें। तो कल से एक कॉलर को हम ज़रूर लिया करेंगे। एक अच्छा काम किया है आज मेरे द्वारा, हाँ कल्लू जी हैं, आज मेरे द्वारा ज़रूरतमंदों को दवाइयाँ निःशुल्क वितरित की गई। बहुत बहुत धन्यवाद सर, यही तो चाह रहे थे हम। वो कहता है ना कि कौन कहता है आसमान में छेद नहीं होता, एक पत्थर तबीयत से उछालो तो यारो, तो आसमान में भी छेद हो सकता है। तो अच्छा काम करने के लिए बॉर्डर पर जाने की ज़रूरत नहीं है, राष्ट्रवादियत दिखाने के लिए बॉर्डर पर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ रह कर के भी अपने लोगों की सेवा कर सकते हैं। क्या है सर? ये वो है जो ऑर्डर में तो है कि ये लोग बाहर घूम सकते हैं, लेकिन रसीद काट दी गई, रसीद की कॉपी भेजी है। हाँ देखिए, नहीं बिल्कुल वही बात आई है कि जब गाइडलाइन में ये लिखा गया है कि दूरसंचार, इंटरनेट सेवाएं, डाक सेवाएं, कोरियर सेवाएं, ई मित्र, आधार केंद्र, इनमें जो लोग लगे हुए हैं उनको अनुमति दी गई है, जबकि उसके बावजूद भी इन्हीं लोगों की रसीद काट दी गई है। हमारे पास में रसीद भेजी है, ये रूपेंद्र सोनी जी हैं, पुष्पेंद्र या रूपेंद्र सोनी इनका नाम है, और इनकी रसीद काट दी गई है। और शुक्र ये है कि कम से कम इसमें राशि तो लिखी है, वरना ज़्यादातर रसीदें तो ऐसी है साहब जिनमें राशि ही नहीं लिखी हुई और रसीद काट दी। बड़े ज़ोरदार अनुभव हो रहे हैं इस बार, तो ये बड़ी शर्मिंदगी की बात है। और हम बार बार प्रशासन से ये कहेंगे कि सर कम से कम इन चीज़ों पर ध्यान रखें आप, और जहाँ मानवता दिखाने की ज़रूरत है वहाँ मानवता ज़रूर दिखाएँ। तो जो पॉजिटिव से नेगेटिव हुए हैं वो दर्शक कल हमसे ज़रूर जुड़ें। मैं फिर आपको बता देता हूँ, मेरे नंबर पर आप 12 से 1 के बीच में दोपहर में मुझे कॉल करें, और उसके बाद रेंडमली हम उनमें से 10 या 12 या 15 जितने भी कॉल आते हैं उनमें से किसी एक कॉलर को हम सेलेक्ट करेंगे, और रात को फिर लाइव में उनसे हम बात करेंगे, जुड़ेंगे हम, और उनका अनुभव शेयर करेंगे, वो क्या मैसेज लोगों को देना चाहते हैं। तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा रहेगा। किसी दर्शक ने हमें ये सजेशन दिया था,
तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक मिनट राजा जी, एक सरकार से हमारा निवेदन है, जो मजदूर भाई है और जैसे मिस्त्री वाले हैं, जो दिहाड़ी मजदूर है, रोजाना का नाई- काम करते हैं, नाई का काम करते हैं और मिस्त्री का काम करते हैं, जो मजदूर करते हैं, उनके बारे में सरकार को जरूर सोचना चाहिए। जैसे कि चाट पकौड़ी के उनका काम बंद पड़ा हुआ है, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि उनके भूखे मरने की नौबत आ रही है, क्योंकि सरकार को उनके बारे में जरूर सोचना चाहिए। नहीं बिल्कुल, बहुत सारे मजदूर हैं सर, और जो रोज़ाना कुआं खोद करके पानी पीते थे, जो रोज़ाना का अपना कमा करके अपने बच्चों का भरण पोषण करते थे, उनके सामने इस समय बहुत बड़ी समस्या पैदा हो रही है सर। तो उस बारे में सोचना पड़ेगा। हालांकि मुख्यमंत्री गहलोत ने भी आज अपना जब दर्द बयां किया तो उसमें कहा था कि साहब पिछले लॉकडाउन में हमने 1-1 हज़ार रुपये और कुछ राशि उन लोगों को दी थी, लेकिन अब इस बारे में अब भी शायद हो सकता है कि सरकार विचार करे कि उन लोगों को किस तरह आर्थिक रूप से मदद की जा सकती है। तो बिल्कुल सरकार उसको बारे में ज़रूर सोचेगी, सोचना चाहिए जरूर, बिल्कुल सोचना भी चाहिए। और हमें उम्मीद ये है कि न सिर्फ केंद्र सरकार या राज्य सरकार, बल्कि आम आदमी को भी इस बारे में सोचना चाहिए कि हम किस तरह किसकी मदद कर सकते हैं, तो वो मदद हम ज़रूर करें। राजा जी इसकी वजह से क्राइम बढ़ता जा रहा है और कई ये मोबाइल गन की लूटपाट हो रही है। आज भी विजय पैलेस रोड से एक मोबाइल चुरा के ले गया कोई काउंटर पर से। रात को भी एक इब्रार जी ने दिखाई थी, 2 ड्रम चोर पकड़ा गए थे, और वो पहले भी पकड़ में आए हैं, वो तो छाए हुए हैं हमारे जी न्यूज़ पोर्टल पे कई बार। तो वो जो अपराध है वो तो रुक ही नहीं रहा है, लेकिन फिर भी कुल मिलाकर के लॉकडाउन है तो थोड़ा सा अपराधों में कमी तो आई है, लेकिन अब पुलिस प्रशासन दूसरी जगह मुस्तैद है। चलिए, तो ये आज के दिन भर की तमाम खबरें थी, और जाते जाते मैं सिर्फ इतना ही मैसेज आपको देना चाहूँगा सर, बाकी घर पर रहें। अजय जी, गंगापुर जिले के प्रशासनिक अधिकारी दिन रात एक किए हुए हैं बराबर, और इसके चलते प्रशासनिक अधिकारी उसमें भी पॉजिटिव भी आ चुके हैं। नहीं बिल्कुल, वो तो आना ही था जब आप लगातार लोगों के संपर्क में रहेंगे तो। लेकिन कुल मिलाकर के ये है कि सभी लोगों से हमारी हाथ जोड़ करके ये अपील है कि सर प्लीज़ बिना वजह बिना मतलब घरों से बाहर ना निकलें, अपने घर पर रहें। कोई अति आवश्यक काम हो तो ही निकलें। दूसरी बात, अस्पतालों पर बेवजह का दबाव ना डालें। कोरोना से जो मृत्यु का आंकड़ा है वो बहुत कम है, लोग ठीक हो रहे हैं, पॉजिटिव एनर्जी के साथ में ठीक हो रहे हैं, अच्छी सोच के साथ में ठीक हो रहे हैं। इससे लड़ना है, जूझना है, और इसमें आपका परिवार आपकी ज़्यादा मदद कर सकता है। अच्छी चीज़ें देखें, माइंडसेट आपका बहुत अच्छा रहना चाहिए, आपकी जीवन शैली अच्छी होनी चाहिए, तो डेफिनेटली आप कहीं कोई कोरोना नहीं है। ये सीधी सी बात ये है कि इससे लड़ना पड़ेगा और इससे निकलना पड़ेगा आपको एक अच्छी एनर्जी के साथ, अच्छी सोच के साथ। एक चीज़ और कहना चाहेंगे, हम अड़ोसी हो, पड़ोसी हो, दाएँ हो चाहे बाएँ हो, जो गरीब आदमी है खाना नहीं खा पा रहा, उसकी हेल्प जरूर करनी चाहिए कि अपना पड़ोसी कहीं भूखा तो नहीं सो रहा है। बिल्कुल। और दूसरी बात, राशन का जो गेहूँ है वो मिलना शुरू हो गया है आज से, तो उसका भी आप ध्यान रखें, उसको भी जा कर के लें। लेकिन समस्या वही, सोशल डिस्टेंसिंग, कैसे खुलेंगी ये दुकानें, क्या होगा। वैसे मैं आपको बता दूं, गाइडलाइन में ये बताया गया है कि राशन की जो दुकानें हैं उनको पूरी तरह से अलाउ है, वो खुली रहेंगी। अब फिर कन्फ्यूज़न अगर कोई होता है तो ये तो प्रशासन जाने साहब, क्योंकि प्रशासन खुद कन्फ्यूज़ है शुरू से ही इन गाइडलाइंस को लेकर के। लेकिन कुल मिलाकर के अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें। जी न्यूज़ पोर्टल की खबरों को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आप अपना कोई योगदान देना चाहते हैं तो बेझिझक हमें कॉल करें, हम भी आपका सहयोग ज़रूर करेंगे। जी, प्राइवेट जो अस्पताल हैं, कुछ सभी नहीं, कुछ प्राइवेट हैं जो लूटने में लगे हुए हैं। अच्छा, आपने एक चीज़ और मुझे याद दिलाई, बहुत अच्छी बात मेरे दिमाग में और आई है कि हम बार बार एक जिक्र करते हैं, गाँवों में, गलियों में, मोहल्लों में सब नीम हकीम बहुत बढ़ गए, है ना, नीम हकीम बहुत बढ़ गए जगह जगह गाँवों में। मैं ये कह रहा हूँ सर, अगर ये नीम हकीम ना होते ना इस बार, तो इतनी मेडिकल व्यवस्थाएं भी नहीं सुधर पाती, क्योंकि आप शहरों में तक व्यवस्थाएं नहीं करवा पा रहे, तो ग्रामीण क्षेत्र में तो क्या उम्मीद करते थे हम, बताइए आप। लेकिन ग्रामीणों का नीम हकीम ही भगवान है, उनका रखवाले तो वही है साहब। बहुत सारे गांवों से हमारे पास में इस तरह के आते हैं कि साहब 3 दिन का बुखार था, 4 दिन बुखार था, दवाई गोली ली, डॉक्टर साहब ने देखा, उन्होंने ठीक कर दिया। मैं ये नहीं कह रहा कि ये सही है या गलत है, बस मैं इतना ज़रूर कह रहा हूँ कि वक्त का जो तकाजा है ना, वो ये कहता है कि बहुत सारी मेडिकल की व्यवस्थाओं को इन नीम हकीमों ने ही संभाला है, जिन्होंने गाँव में राहत दी है लोगों को। और अगर प्रशासन को सख्ती करनी है तो एक जाते जाते एक और मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, कभी 8 बजे से 9 बजे के बीच में फवारा चौक पर आकर के देखना, कितने लड़के यहाँ घूमते हैं, कितने लड़के ऐसे हैं जो यहाँ पिकनिक स्पॉट मनाने आते हैं, जिनको हम देखते हैं रोज़,
जिनके चेहरे पर कोई मास्क नहीं है, उनकी आंखों में कोई खौफ नहीं है, जिनके दिल में कोई डर नहीं है कि कोरोना है या कोविड है, या हम भी इसी सरकार का हिस्सा हैं, इसी देश का हिस्सा हैं और हम किस तरह योगदान दे सकते हैं। कोई खौफ नहीं है सर। ऐसे लोगों पर सख्ती की जानी चाहिए जो रात को यहाँ आवारागर्दी करते हैं या बिना वजह घूमते हैं। ऐसे लोगों पर सख्ती करनी चाहिए और उन्हें एहसास होना चाहिए कि ये सरजमी, ये मादरे वतन हम सबका है और हम सबका वही फ़र्ज़ बनता है जो हर भारतीय का बनता है। बस घरों में रहें, सुरक्षित रहें। और राजा जी चाय वाले हैं, चाय वाले भी बहुत परेशान हैं, जो चाय से अपने दुकानदार चलाते थे। कम से कम हॉस्पिटल पे तो चाय की दुकान होनी चाहिए जिससे मरीजों को नहीं, चाय की है। और इसके अलावा एक चीज़ और आपने नोटिस की होगी, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनके सामने जो होटल हैं, परिजनों को खाना खाने की जो व्यवस्थाएं हैं वो नहीं हो पा रही हैं। या तो आम आदमियों को और भामाशाहों को अब ये पहल करनी पड़ेगी, या फिर इंदिरा रसोई का जो टाइमिंग है वो बढ़ाना पड़ेगा, उसके माध्यम से आपको भोजन पहुंचाना पड़ेगा। तो जो मूलभूत ज़रूरतें हैं ना साहब, उन पर भी गौर करना। अजय जी सबसे बड़ी बात तो ये है, जो इंदिरा रसोई है एक सरकारी अस्पताल में होना अनिवार्य है, क्योंकि कहाँ से खाने की व्यवस्था बैठाएंगे मरीज के परिजन। नहीं, बिल्कुल ये धरातल पर कुछ समस्याएं हैं जो देखने को मिल रही हैं, लेकिन उम्मीद ये करते हैं साहब कि धीरे धीरे ये कोरोना के काले बादल हटेंगे, सब कुछ अच्छा होगा, सामान्य होगा। लेकिन फ़िलहाल का जो वक्त है ना साहब, इसको तो हमको एक दूसरे का मजबूती से हाथ पकड़ करके और गुजारना है और सामान्य करने हैं सारे हालातों को, सारी स्थितियों को। ये वक्त है, ख़राब वक्त है, ये दौर भी निकल जाएगा, लेकिन याद उन्हीं को किया जाएगा जो ये बुरे वक्त में जो काम आएगा। बिल्कुल बिल्कुल वही बात है। तो अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें, अपने बच्चों का ख्याल रखें, अपने परिवार के साथ अच्छा वक्त गुजारें साहब। और सरकार अपने स्तर पर जो कर रही है ठीक है, क्योंकि वो सरकार है साहब, क्या कर सकते हैं हम। लेकिन कहीं ना कहीं आम जनता का जो दर्द है ना, वो सरकार को समझ में आ रहा है और सरकार को समझना भी पड़ेगा आम जनता के इस दर्द को। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और हमारी जिस भी मुहिम में आप जुड़ना चाहें, लोगों की जिस तरह आप हेल्प करना चाहें, हमें ज़रूर बताएं, हमसे संपर्क करें। और कल 12 से 1 के बीच में वो दर्शक जो पॉजिटिव हुए थे, नेगेटिव हो गए और अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं दर्शकों के साथ, वो मुझे कॉल ज़रूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद और जय भारत।